हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और उसका हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा है जिसका बारे में हमने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में। तो हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट की फिजियोलॉजी और हार्ट के अंदर किस तरह का फंक्शंस परफॉर्म हो रही थी कि हार्ट किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड। ब्लड क्या है और इस ब्लड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद इसी कंपोनेंट्स के अंदर हम इसकी फंक्शंस यहीं पर इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ब्लड, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर सबको ही पता है, ब्लड का कलर जो होता है रेड कलर होता है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है। अब वो सर्कुलेट क्यों होता है, उस पूरे लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर एक्सप्लेन करके समझेंगे भी सही, और इस ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी पार्ट्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो ब्लड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक किस्म का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के जरिए। अब देखें, ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू हम किसको कहते हैं कि बॉडी के अंदर जितने जो सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो हमारे पास ब्लड भी, इसके अंदर भी सेल्स मौजूद हैं। तो कॉम्बिनेशन आप सेल्स यहाँ पर मौजूद होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? टिश्यू है। तो ब्लड भी हमारी बॉडी में किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखा है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में मिलता है? फ्लूइड की फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और इसके अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं, कुछ इसके अंदर चीजें जो होती हैं वो डिसॉल्व सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद इस ब्लड का काम क्या होता है कि ये फ्लूइड जो है क्या करता है, ये विच सर्कुलेट्स इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ब्लड एक किस्म का हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है और एक किस्म का फ्लूइड है जो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट क्यों होता है? इसके अंदर कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती हैं, वो वहां पर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम बात करें ब्लड की स्टडी को, तो ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हम हेमेटोलॉजी का नाम देते हैं। तो ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी का नाम देते हैं। हेमेटोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट ब्लड। तो ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो आपको यहाँ पर की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड की तरह काम करता है, सर्कुलेट होता है। इसको सर्कुलेट करने के में कौन हेल्प करता है? हार्ट, और उसके अंदर चैनल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो इनको हेल्प करती है। और ब्लड की स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं? हेमेटोलॉजी का नाम देते हैं। अब ब्लड के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होती हैं? तो अगर हम ब्लड को जब हम देखते हैं, वैसे तो हमें रेड कलर नजर आता है, लेकिन जब हम ब्लड की डिटेल स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो हम ब्लड के अंदर हमें उसके कंपोनेंट्स मिलते हैं, कुछ उसके अंदर उसकी चीजें होती हैं, सब्सटेंसेस। तो ब्लड के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास? दो मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन कंपोनेंट जो होता है इस ब्लड के अंदर उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और नंबर टू कंपोनेंट्स हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं कार्पस्किल्स। तो ब्लड के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक उसको कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे को हम नाम क्या दे रहे होते हैं? कार्पस्किल्स का नाम दे रहे होते हैं। सबसे पहले कार्पस्किल्स की बात करें तो कार्पस्किल्स एक किस्म के सेल होते हैं या सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपने नाम सुने होंगे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये इस कार्पस्किल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद इसके अलावा एक और पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा का नाम देते हैं। ये ज्यादातर लिक्विड होता है। सबसे ज्यादा हमारा जो ब्लड के अंदर जो हम कहते हैं ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है, तो लिक्विड जो ज्यादा जो होता है वो प्लाज्मा की वजह से, बाकी इसके अंदर जो ये सेल्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा की और कार्पस्किल्स की, अब हमारे पास ये एक ट्यूब हमने बना रहे होते हैं, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया? इस ट्यूब के अंदर हमने लेना, हम कि ब्लड का एक सैंपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ब्लड ले लिया। इस ब्लड के अंदर हमारे पास यहाँ तक आपने जो ब्लड लिया था, इस ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा? ब्लड के अंदर आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। एक तो आपको इसके अंदर कार्पस्किल्स मिलेंगे, कार्पस्किल्स में आपको क्या मिलेंगे? रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? प्लेटलेट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक और आपको चीज मिलेगी, वो आपको मिलेगी येलो कलर का एक किस्म का फ्लूइड होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? प्लाज्मा। उसको क्या नाम देते हैं हम? प्लाज्मा। तो आपने जो ब्लड लिया या आपकी बॉडी के अंदर रहेगा कोई भी जो ब्लड होता है, जब आपने इसका सैंपल लिया तो आपको उसके अंदर ब्लड कार्पस्किल्स मिली। ब्लड कार्पस्किल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें थी? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स।
उसके अलावा इसके अंदर एक किस्म का येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। अब ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका 55% उसके अंदर क्या मौजूद होगा, उसके अंदर 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा। रिमेनिंग 45% आपके कार्पस्युल्स होंगे। कार्पस्युल्स के अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट सबको मिलाकर 45% जो हिस्सा होगा आपका वो यहाँ पर ब्लड का किसका होगा, कार्पस्युल्स का होगा। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर कितने परसेंट मौजूद होता है, ब्लड के अंदर 55%। हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड का वॉल्यूम है उसके अंदर 55% वॉल्यूम किसका है, प्लाज्मा का है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक किस्म का फ्लूइड पार्ट है किसका, ब्लड का। यहाँ लिखा ना हमने क्या, प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट कहें, जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जो होते हैं उसके अंदर पड़े हुए होते हैं, वो आगे मूव कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर किसके अंदर मूव करते हैं, वो प्लाज्मा के अंदर मूव करते हैं। तो प्लाज्मा एक किस्म का फ्लूइड है और ब्लड का ये पार्ट है जिसके अंदर 55% इसके अंदर परसेंटेज होती है ब्लड के अंदर प्लाज्मा की। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर इस प्लाज्मा के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो चीज होती है वो होता है वाटर, H2O। 90% इस प्लाज्मा के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। देखिए हमने कहा ब्लड का जो वॉल्यूम है उसके अंदर 55% प्लाज्मा है, रिमेनिंग 45% क्या है, सेल्स मौजूद है। उसी 55% के अंदर जो फ्लूइड है उसका 90% उसके अंदर क्या होगा, आपको लिक्विड मिलेगा। लिक्विड का नाम क्या है, वाटर मिलेगा। 90% उसके अंदर पानी होगा। रिमेनिंग 10% उसके अंदर कुछ मिनरल साल्ट्स होंगे, कुछ उसके अंदर आपको सोल्यूबल प्रोटीन्स मिलेंगे प्लाज्मा के अंदर, कुछ आप उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कुछ इसके अंदर आपको एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मिलेंगी और कुछ उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, हार्मोन्स इसके अंदर मिलते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, वाटर प्रेजेंट होता है 90%, रिमेनिंग 10% आपके पास ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। ये कितने परसेंट होंगी, रिमेनिंग 10%। अगर हम बात करें वाटर, तो सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर पानी जो होता है प्लाज्मा के अंदर वो 90% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। उसके अलावा रिमेनिंग 10% उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, डिजोल्व होती हैं उस पानी के अंदर, जो मिलकर क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे मिनरल साल्ट्स मिलेंगे, या इनऑर्गेनिक साल्ट्स का भी हम इसको नाम देते हैं। मिनरल साल्ट्स कहें या इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इसके अंदर आपको कौन कौन से साल्ट्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे, सल्फेट्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको क्लोराइड्स मिलेंगे, सोडियम पोटाशियम मिलेंगे, साल्ट ऑफ कैल्शियम मिलेंगे। ये सब आपको जो साल्ट्स मिलेंगे ये किस फॉर्म में मिलेंगे, ये आयंस की फॉर्म में मिलेंगे। ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, आयंस की फॉर्म में। कोई पॉजिटिव आयन होगा, कोई नेगेटिव आयन होगा। तो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90% वाटर के अलावा मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये आयंस हमारे ब्लड के अंदर क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। अगर ये आयंस बॉडी के अंदर कम हो जाए तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम आगे पीछे हो सकता है। ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, कम हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ये आयंस जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो मिनरल साल्ट्स होते हैं ये किस फॉर्म में मिलेंगे, ब्लड के अंदर आयंस की फॉर्म में होते हैं, जिसमें सोडियम का नाम, सोडियम आयन सुना होगा, पोटेशियम आयन सुना होगा। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। क्लोराइड्स आयन होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है, अब जितना भी ये चीजें हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं, ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। प्लाज्मा का जो 10वां हिस्सा होता है 10% के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर मिनरल वाटर के बाद मिनरल साल्ट्स के बाद तीसरी चीज इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, तीसरी चीज इसके अंदर आपको मिलेगी सोल्यूबल प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। ऐसे प्रोटीन्स जो पानी के अंदर उनके अंदर डिसोल्व हुए होंगे, सोल्यूबल होंगे। सोल्यूबल प्रोटीन्स के अंदर आपको कौन कौन से प्रोटीन नजर आएंगे, नंबर 1 प्रोटीन जो होगा उसको नाम दे देते हैं एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन का मतलब क्या है कि ऐसा एक किस्म का सोल्यूबल प्रोटीन है, ये बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है हमारा, उस ब्लड के अंदर ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ब्लड के अंदर किसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। दूसरा, हमारे इसी प्लाज्मा के अंदर आपको एक और प्रोटीन मिलेगा जिसका नाम क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नाम देते हैं। ग्लोब्यूलन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसी एंटीबॉडी, इसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम देते हैं, या हम इसको एंटीबॉडीज का भी नाम देते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर फाइट करती हैं। किसके खिलाफ फाइट करती हैं,
पैथोजिन, कोई बाहर से जरासीम आ गया, किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का एंटीजन आता है, उसके खिलाफ ये लड़ने का काम करते हैं। कौन काम करता है? ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम देते हैं। एक किस्म का प्रोटीन है। ये ग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम देते हैं। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक किस्म का सोल्यूबल प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ये काम क्या करता है? ये एंटीबॉडी क्या काम करती है? फाइट करती है बाहर से जरासीम जो आते हैं उनके खिलाफ, जो एंटीजन आते हैं उनके खिलाफ लड़ने का काम करती है, ताकि बॉडी के अंदर कोई बीमारी ना हो। दूसरा हमारे पास सोल्यूबल प्रोटीन्स के अंदर आपको मिलेगा फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन क्या काम करता है? और दूसरा हमारे पास मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर हमारे पास क्या काम करते हैं? ये ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करते हैं। ब्लड को क्लॉट करवाने में, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कट लग जाता है, कुछ टाइम तक वहां पर ब्लड 1 मिनट 2 मिनट तक ब्लड बाहर निकल रहा होता है, उस टाइम कुछ टाइम के बाद वहीं ब्लड वहीं ड्राई हो जाता है। वो ड्राई का मतलब है कि वहां पर खून जम गया है, उसको जमने के लिए कौन काम करता है? ब्लड क्लॉट हो गया है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो हमने यहाँ पर वाटर डिस्कस किया, मिनरल साल्ट्स पढ़े, सोल्यूबल प्रोटीन्स हमने डिस्कस किए। उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर एक और कंपोनेंट है, फोर्थ कंपोनेंट, फूड सब्सटेंसेस का है या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होती हैं। हम जो खाना खाते हैं वो ब्लड के अंदर जाता है, उस ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस जाती हैं तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने में काम करती हैं, बॉडी को मेटाबॉलिज्म में काम करती हैं। तो उस ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसके अंदर आपको और कौन सी चीज मिलेगी? फूड सब्सटेंसेस मिलेंगी या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। उसके अंदर क्या होगा? सबसे ज्यादा आपको ग्लूकोज मिलेगा, शुगर C6H12O6, ग्लूकोज जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इसी ग्लूकोज को यूज करके क्या बनाई जाती है? ATP बनाई जाती है। तो फूड सब्सटेंसेस के अंदर ऑर्गेनिक चीज कौन सी मिलेगी आपको? ग्लूकोज मिलेगा। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। अमाइनो एसिड्स फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनाना होगा वहां पर ये काम करेंगे। विटामिन हमारी बॉडी के अंदर होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इस तरह के विटामिन हमारे इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ के अंदर काम कर रहे होंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपको लिपिड्स मिलेगा या फैटी एसिड भी हम उसको कह सकते हैं, चर्बी, ये भी हमारी बॉडी के अंदर एज स्टोरेज एनर्जी का काम करते हैं। उसके अलावा आपको और कौन सी चीज मिलेगी? फास्फोलिपिड्स मिलेंगे। ये फास्फोलिपिड्स भी एक किस्म के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी प्रेजेंट है और दूसरा लिपिड भी प्रेजेंट है, इसलिए कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट उसके अंदर फूड सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं। उसके बाद इसी ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है उसके अंदर आपको एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस मिलेंगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको हम नाम देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, कौन काम करते हैं? किडनीज। तो ब्लड के अंदर एक किस्म का वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट है, एक्सक्रिएट होता है जो हमारी बॉडी से। तो वो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस का या वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? यूरिया। यूरिया कहां बनता है? लिवर के अंदर बनता है। यूरिया कहां बनता है? लिवर के अंदर। तो वहां से यूरिया को उठाने के लिए कौन काम करेगा? ब्लड वहां से यूरिया को उठाएगा, किडनी के पास लेकर आएगा, फिर किडनी इसी यूरिया को फिल्टर करेंगी, ब्लड को बॉडी में भेज देंगी, बाकी यूरिया को कहां करेंगी? पानी के साथ मिक्स करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देंगी। तो यूरिया कहां? लिवर में बनता है, और यूरिन कहां बनता है? किडनीज के अंदर बनता है। फिर वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर यूरिन की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा उसके अंदर आपको यूरिक एसिड भी मिलेगा, ये भी एक किस्म का वेस्ट मटेरियल है। क्रिएटिनाइन है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर एक किस्म का वेस्ट मटेरियल है। अगर ये भी बॉडी में बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है। उसके अलावा आपको और कौन सी चीज मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जब हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होती है तो ड्यूरिंग ऑक्सीजन यूज होती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो बाय कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हमारी बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स तक आती है, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास सिक्स्थ कंपोनेंट जो होता है किसका? प्लाज्मा का। उसके अंदर आपको हार्मोन्स भी मिलेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं
जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। जैसे कि पेनक्रियास से हार्मोन इंसुलिन आया तो वो भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हो गया, ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने के, ग्लूकोगॉन हार्मोन आ गया, डोपामाइन हो गया, इस तरह के हार्मोन्स भी इसी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट हो गया किसका, ब्लड का, जिसको हमने नाम दिया था प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, उसके अलावा 10% और चीज़ें होती हैं जिसमें मिनरल साल्ट्स होते हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, फूड सब्सटेंसेस होती हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखें उसके बाद हमारे पास ब्लड के अंदर कार्पसेल्स होती हैं। कार्पसेल्स में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी चीज हमारे पास सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेटिलेट्स का नाम देते हैं। रेड ब्लड सेल जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है पूरा, वो किस वजह से होता है, इस रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। रेड ब्लड सेल को हम दूसरे नाम के अंदर हम क्या नाम देते हैं, एर्थ्रोसाइट्स का भी नाम देते हैं। वर्ड एर्थ्रोसाइट्स का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स की बारे में दूसरा नाम है इसका। अब सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड साइट्स जो यूज हो रहा है CYTES, साइट्स हम किसके लिए यूज करते हैं, सेल के लिए यूज करते हैं। तो रेड ब्लड सेल का नाम क्या है, एर्थ्रोसाइट्स। एर्थ्रोसाइट्स का मतलब है रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखनी है। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, बायकॉन्केव होती है या सर्कुलर लाइक डिस्क होती है। बायकॉन्केव का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ये बायकॉन्केव है। या हमारे पास ये आपको कहाँ किस तरह के मिलेंगे, इस तरह से आपको सर्कुलर डिस्क लाइक मिलेंगे, आपको सर्कुलर डिस्क लाइक होंगे। तो बायकॉन्केव होते हैं रेड ब्लड सेल, शेप के हिसाब से बायकॉन्केव मिलेंगे, या आपको सर्कुलर लाइक डिस्क की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। दूसरा, इसकी साइज कितनी होती है, इनकी जो साइज होती है रेड ब्लड सेल की वो आपको 0.007 से लेकर 0.008 मिलीमीटर तक इसकी क्या होती है, डायामीटर होती है। इसकी क्या होती है, ये डायामीटर होती है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब है इनके सेल्स जो होते हैं, जो सेल होते हैं इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग के इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। जब शुरू में जब ये बनते हैं, नए बनते हैं बॉडी के अंदर, तो उस वक्त इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका न्यूक्लियस खत्म होता जाता है, साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। तो इनके पास गोल्जी बॉडीज भी नहीं होती है और ना ही इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब विदाउट न्यूक्लियस वाले ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए रेड ब्लड सेल आगे जाकर सेल डिवीजन भी नहीं करते हैं, तो आगे जाकर सेल डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये याद रखना, रेड ब्लड सेल डिवाइड नहीं होते हैं, ये जस्ट जाकर इनकी डेथ हो जाती है आगे जाकर, बस। अच्छा, इसी रेड ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब देखिए हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल, इसका कलर देखें यहाँ पर ऊपर, अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पर ये रेड इसका कलर है। इस रेड कलर का मतलब है कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन एक किस्म का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो हेमोग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन पिगमेंट है और उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के एटम प्रेजेंट होते हैं, 4 आयरन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिलकर क्या बनते हैं, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और बॉडी के जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर लेके जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके लेकर आता है लंग्स तक। तो हेमोग्लोबिन काम किस में करता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, किसकी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में काम करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कितनी होती है, तो 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। 50 लाख 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड लेंगे हम, ब्लड ले लिया, ब्लड लेने के बाद हम उसका 1 क्यूबिक मिलीलीटर लेंगे ब्लड का। 1 क्यूबिक मिलीलीटर के सैंपल के अंदर हमारे पास कितने रेड ब्लड सेल हमें निकलेंगे, वहां से अगर काउंट करेंगे तो हम, तो 50 लाख काउंट करेंगे हम। तो इसकी टेस्ट होती है रेड ब्लड सेल को काउंट करने के लिए, आरबी रेड ब्लड सेल काउंट करने को, व्हाइट ब्लड सेल काउंट करने के लिए टेस्ट आती है CBC के नाम से, जिसको हमें कंप्लीट ब्लड कैप्चर का कंप्लीट ब्लड कल्चर के नाम से आती है, CBC के नाम से। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, न्यू बनते हैं। न्यू बनने के बाद जब इनका टाइम पूरा हो जाता है तो कम से कम ये 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर ये न्यू बनते हैं।
तो आपको याद रखना है कि रेड ब्लड सेल की जिंदगी का दौरानिया कितना है, 120 डेज। 120 डेज के बाद ये बॉडी के अंदर खत्म हो जाते हैं और नए रेड ब्लड सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बनते कहाँ पर है, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी जगह है कहाँ पर बनते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, तो बोन्स के अंदर होता है बोन मेरो, तो वहां पर ये बनते हैं। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बोन है, इस बोन के बीच के अंदर होता है बोन मेरो, इस बोन मेरो के अंदर क्या बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि बनने की जगह कहाँ है, बोन मेरो। तो रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, बोन मेरो के अंदर बनते हैं। बनने के बाद ये 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। कितने दिन तक, 120 डेज तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये वापस मर जाते हैं। 120 डेज का मतलब क्या होगा, 4 मंथ तक ये जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। पैदा कहाँ होते हैं, बोन मेरो के अंदर। और इनकी डिस्ट्रक्शन, जब ये मर जाते हैं, जब डेथ हो जाती है, तो ये कहाँ पर जाकर जाते हैं, तो इनके अंदर स्प्लीन के अंदर जाते हैं। तो स्प्लीन के अंदर, यहाँ मोस्टली लिवर, ज़्यादातर ये स्प्लीन के अंदर मर जाते हैं। इनकी डेथ जो होती है, या प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहें तो वो कहाँ, कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्प्लीन के अंदर इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, दूसरे नंबर पर इनके अंदर लिवर के अंदर जाकर इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। इसीलिए स्प्लीन का दूसरा नाम जो है कि ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल, आरबीसीज का कब्रिस्तान, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों कह रहे होते हैं, तो ज़्यादातर रेड ब्लड सेल स्प्लीन के अंदर आकर उनकी डेथ होती है, इसीलिए स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पर रेड ब्लड सेल आकर डेथ हो जाती है। इस रेड ब्लड सेल का हमारी बॉडी में काम क्या होता है, आरबीसीज का, तो ये ट्रांसपोर्ट करने में काम करते हैं। किसको ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में देते हैं ये रेड ब्लड सेल, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे लंग्स तक लेकर आते हैं कौन, रेड ब्लड सेल। इसको बाइंड कौन करता है, हेमोग्लोबिन, मैंने कहा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो इन ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो ये था पूरा हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जो की पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उसके बाद ब्लड के अंदर जो कार्पोसेल्स थे, कार्पोसेल्स के अंदर जो टाइप्स थे कि कौन कौन से कार्पोसेल्स हैं, जिसके अंदर हमने ए डिस्कस कर लिया, आरबीसी है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स। अब हमारे पास जो रेड ब्लड सेल थे वो रेड कलर के थे, इसी वजह से उसको हम रेड कलर कह रहे थे। रेड कलर उसका क्यों था रेड ब्लड सेल का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन पिगमेंट है, जिस पिगमेंट का मतलब है कलर प्रोड्यूस करने वाली सब्सटेंस। तो हेमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, ठीक है। अब वो रेड कब शो करेगा, जब उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। विदाउट ऑक्सीजन जब तक बाइंड नहीं होगा तब तक आरबीसीज अपना रेड कलर शो नहीं करते। देन उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम जो है, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं। ल्यूकोसाइट्स का मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल। वर्ड ल्यूको का मतलब है व्हाइट, साइट का मतलब है सेल, मतलब व्हाइट सेल ब्लड के अंदर होते हैं, इसलिए कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल इसको ये इसलिए कह रहे होते हैं कि इसका कोई कलर नहीं होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इसकी कोई शेप नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर शेप थी ना बायकॉन्केव या सर्कुलर लाइक दिस। तो व्हाइट ब्लड सेल की कोई शेप नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं इरेगुलर शेप होते हैं। और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसकी व्हाइट ब्लड सेल की जो साइज होती है लार्जर देन रेड ब्लड सेल। ये थोड़े रेड ब्लड सेल से क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल को हम कॉमनली पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं या आर्मी ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये है लड़ने का काम करते हैं। किससे लड़ने का काम करते हैं कि बॉडी के अंदर जो बाहर से जरासीम आते हैं, पैथोजिन बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगस डिसऑर्डर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसके खिलाफ ये लड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी। जैसे पुलिस का काम, आर्मी का काम प्रोटेक्शन का होता है, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। इसी वजह से इसको हम कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी का नाम देते हैं या आर्मी ऑफ द बॉडी का नाम देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में कुछ की पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास के व्हाइट ब्लड सेल बनते कहाँ हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल कहाँ बन रहे थे, बोन मेरो के अंदर। तो व्हाइट ब्लड सेल भी, कुछ व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो बोन मेरो के अंदर बनते हैं, कुछ थाइमस के अंदर बनते हैं और कुछ लिम्फ नोड्स के अंदर बनते हैं। बोन मेरो के अंदर तो बनते ही हैं, लेकिन कुछ उसके अलावा थाइमस और कुछ उसके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे नोड्स होते हैं, जैसे गले के अंदर लिम्फ नोड्स है, हमारे एक्जिला के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वहां पर ये बनते हैं। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर तो रेड ब्लड सेल का कोई टाइप नहीं था, यहाँ पर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल दो तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे को हमारा नाम क्या देते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स।
वर्ड ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, जिनके सेल्स के ऊपर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं स्मूथ, सेल के ऊपर कोई चीज ना हो, लेकिन एक मतलब कि जिनके सेल के ऊपर अगर छोटे छोटे दाने प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम देंगे। एक ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स, उनके ऊपर वो दाने प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक सेल है, इसके ऊपर देखें ये आपको डॉट नजर आ रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे कि ये दाने वाले, तो इस पर जाके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कि ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर दूसरा आपके पास ये पड़ा, इसके ऊपर देखें ये दाने नहीं है, तो आप इसको कहेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रेन्यूल्स, इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है, नो ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। अब हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। लेकिन टोटल हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल 5 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? 5 किस्म के। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 एसिनोफिल्स, नंबर 3 बेसोफिल्स, नंबर 4 मोनोसाइट्स एंड नंबर 5 जो होते हैं लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। ये 5 नाम आप जहां भी सुने तो आपको याद होना चाहिए ये व्हाइट ब्लड सेल है या व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। इसीलिए इन पांचों की अलग अलग शक्लें होती हैं, इन पांचों का अलग अलग लाइफ स्पेन होती है, जिंदगी होती है, ड्यूरेशन कोई इनका फिक्स नहीं है। जैसे रेड ब्लड सेल का एक जैसे थे 120 डेज के बाद उसको खत्म होना है, लेकिन यहाँ पर ये हर किसी का अलग अलग टाइम पीरियड होगा खत्म होने का। दूसरा, इनकी शक्लें अलग अलग तरह की होती हैं और इन्हीं का फंक्शन भी अलग अलग होगा। जैसे इसके रेड ब्लड सेल का काम था ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन उनके अंदर हर किसी का काम क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप है, ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब ग्रेन्यूल्स वाले, तो उसके 3 टाइप्स इसके अंदर है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो ये व्हाइट ब्लड सेल के 3 टाइप हैं जिसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल के ऐसे टाइप होते हैं, ये बॉडी के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल सेंटर हो जाते हैं, जो बीमारी काज करते हैं या इन्फेक्शन काज करते हैं, उनको ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, खाकर खत्म कर देते हैं। उनको इनगल्फ करेंगे खाने के बाद। जैसे कि हमारे पास ये कोई सेल है, यहाँ पर कोई पैथोजिन आया है, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको खाए कर खत्म कर देंगे। अब ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। कौन खत्म करेगा, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास ब्लड के अंदर या बॉडी ब्लड के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं उनको क्या करता है, ये खाकर खत्म कर देता है। तो उस ईटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगो का मतलब क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का मतलब है कोई पैथोजिन कहें या कोई सेल को ईट करने का प्रोसेस जो होता है, ईटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। तो न्यूट्रोफिल स्मॉल पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं और उनको खा जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। उसके अलावा एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा टाइप है और ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को इनएक्टिवेट का सिग्नल देते हैं, ताकि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जख्म वगैरह हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको ये क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, इनएक्टिवेशन का काम करते हैं। कौन काम करता है, एसिनोफिल्स ये काम करता है। उसके बाद हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल का तीसरा टाइप मौजूद है जिसका नाम क्या है, बेसोफिल्स मौजूद है। कौन सा टाइप मौजूद है, बेसोफिल्स। ये बेसोफिल्स क्या काम करता है, ये 2 तरह के केमिकल रिलीज करता है। एक केमिकल को हम कहते हैं हेपरिन और दूसरे को हम कहते हैं हिस्टामाइन। अब देखें हेपरिन क्या काम करता है। हेपरिन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड जम जाता है, मतलब किलोट जो होता है, उस किलोट को खत्म करने का काम करता है। तो हेपरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, किलोट नहीं बनने देता है। तो हेपरिन एक ऐसा केमिकल है जो उस वक्त रिलीज होगा कि जहां पर कहीं खून जम गया है, कहीं चोट वगैरह लग गई है, तो वहां पर कहीं किलोट बन गया है, खून जम गया है, तो वहां पर हेपरिन क्या करेगा, उस किलोट को खत्म करेगा, उस खून को जमने नहीं देगा। अगर जम गया है तो उसको क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करता है। दूसरा, ये बेसोफिल्स काम क्या करता है, हिस्टामाइन केमिकल प्रोड्यूस करता है। हिस्टामाइन ऐसा केमिकल है जो बॉडी के अंदर एक किस्म का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। कोई इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर, किसी पेन को प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करेगा, ताकि बॉडी के अंदर सिग्नल मिले कि बॉडी के अंदर कोई पैथोजिन आया है जिसकी वजह से आपको लड़ने का काम करना होता है। उसके बाद हमारे पास बेसोफिल्स के पास हमारा व्हाइट ब्लड सेल का चौथा टाइप जो होता है वो कौन सा है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एक ग्रेन्युलोसाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये 3 टाइप किस कैटेगरी में आ रहे थे, ग्रेन्युलोसाइट्स, और ये 2 टाइप किस कैटेगरी में आते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे जिनके ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम होता है ईटिंग प्रोसेस करना, जैसे न्यूट्रोफिल्स काम कर रहे थे ना, लेकिन न्यूट्रोफिल्स स्मॉल पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहे थे।
लेकिन मोनोसाइट्स जो होते हैं ये मैक्रोफेजेस को ईट करते हैं, मतलब बड़े पार्टिकल को ये ईट करते हैं। वर्ड मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज। फेज का मतलब है टू ईट, मतलब ये क्या करते हैं? बड़े पार्टिकल्स को खाते हैं। तो इसी वजह से मोनोसाइट्स किसके ऊपर अटैक करते हैं? मैक्रोफेजेस के ऊपर, बड़े पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करते हैं और इसको खा रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर ये किसको ईट करते हैं? मैक्रोफेजेस को ईट कर रहे होते हैं। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल के एक बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करना? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम होता है। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास फिर दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं और दूसरा हमारे पास होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इस वजह से कहते हैं कि एक ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं या बनते हो, या दूसरे को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट जो थाइमस के अंदर बनते हो या प्रोड्यूस हो रहे होते हो, तो उसको हम नाम देते हैं। अब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्या काम करती है कि पैथोजिन जो आता है, बीमारी का कोई जरासीम आता है, उसके खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, एंटीजीन के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा होता है। अब ये था व्हाइट ब्लड सेल का। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल का मोस्टली काम क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी कोई जरासीम आ रहा है, उसको खा रहे होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ये भी कोई खाने का प्रोसेस कर रहे हैं, जरासीम वगैरह आ रहा है। एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस होती है? बॉडी के अंदर कोई जरासीम आ गया, इन्फेक्शन हो गया, ब्लड कहीं क्लॉट बन गया तो उसको भी जमने का रोकने का काम करते हैं, हेपरिन हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारी बॉडी के अंदर सारा का सारा काम किसका हो रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एज अ आर्मी का काम हो रहा होता है। तो वो कौन करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल ये काम कर रहे होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल हमारे पास, अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब आप ब्लड लेंगे तो उसके अंदर 7000 से लेकर 8000 आपको क्या मिलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स को हम सेल तो नहीं कंसीडर करते, लेकिन प्लेटिलेट्स सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, बड़े बड़े हिस्से होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स। और किस सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं? ये एक किस्म के सेल हैं जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? एक बड़े सेल्स होते हैं। मेगा मतलब है लार्ज, कैरियोसाइट का मतलब है न्यूक्लियस जिनका बड़ा, और सेल साइट का मतलब है सेल। तो मेगा कैरियोसाइट्स एक किस्म के लार्ज सेल होते हैं और ये प्लेटिलेट्स उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके हिस्से होते हैं। तो प्लेटिलेट्स क्या होते हैं कि किस्म के सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर किसका काम करते हैं? ब्लड को क्लॉट करवाने का काम करते हैं, खून को जमने का काम करते हैं। कब काम करते हैं? हमारी बॉडी को देखें कभी इंजरी हो जाती है, कभी चोट वोट लग जाती है, तो जब इन प्लेटिलेट्स बाहर की तरफ, एयर की तरफ एक्सपोजर होते हैं तो उस प्लेटिलेट सिग्नल मिलता है किसको? फाइब्रिनोजिन को। फाइब्रिनोजिन एक किस्म का सोल्यूबल प्रोटीन है, प्लेटिलेट्स इनको सिग्नल देते हैं। तो फाइब्रिनोजिन सोल्यूबल प्रोटीन्स जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन के अंदर। तो फाइब्रिन एक किस्म का इनसोल्यूबल प्रोटीन है। ये फाइब्रिन क्या बनाएगा? फिर सराउंडिंग के अंदर जहाँ ब्लड कट लग गया वहाँ पर नेटवर्क बनाएगा एक किस्म का, जिसको हम कहते हैं, नेटवर्क बनने के बाद एक किस्म का मैसिक नेटवर्क बनने के बाद वहाँ पर जम जाएगा खून, क्लोट बन जाएगा, ताकि बॉडी से ब्लड वापस बाहर ज़्यादा ना हो। दूसरा, ये क्लोट के अलावा बॉडी के अंदर पैथोजिन को एंटर होने से भी रोक रहे होते हैं। तो टेम्पररी ये क्या बनाते हैं? कवरिंग बनाते हैं ब्लड को स्टॉप करने की। तो ये था आज का लेक्चर्स अबाउट ब्लड, और कंप्लीट लेक्चर इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मा, कार्पासिल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और उसके अलावा प्लेटलेट्स, इसके अंदर जितने भी की पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।